बीएससी में पढ़ने वाला एक छात्र कभी कभार अपनी क्लास से यूं ही गायब हो जाया करता था। जब भी वो अपनी क्लास से गायब होता था तो सबसे पहले उसकी प्रोफेसर पूछती थी कि वो लड़का समीर कहाँ चला गया है, क्योंकि वो लड़का अपनी क्लास का सबसे ज्यादा होनहार और तब से वो एक श्रेया घोषाल स्टूडेंट जो ठहरा था। उसके अचानक से गायब होने की चिंता जहां प्रोफेसर साहिबा को थी, उससे कहीं ज्यादा चिंता थी उसके क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की काव्या को, क्योंकि वो उसकी सबसे खास दोस्त थी। एक दिन काव्या उससे पूछती है कि समीर, तुम यूं अचानक से गायब हो जाते हो, अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या हुआ था? कोई चिंता है या कोई परेशानी है? जो भी है मुझे बताओ, हो सकता है कि मैं उस समस्या का समाधान कर दूं। लेकिन समीर इस बात पर खामोश रहता है, चुप रहता है। और जब भी चुप्पी टूटती है तो न केवल काव्या बल्कि पूरा डिग्री कॉलेज, पूरा शहर, ये इलाका, ये गांव, बल्कि पूरा प्रदेश के लोग हैरान थे कि एक व्यक्ति, एक लड़का आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। उसके होने की वजह से एक जान चली जाती है और 4-5 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रियंका शुक्ला। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला है शामली, और इसी जिले का एक थाना है कोतवाली नगर। कोतवाली नगर का एक मोहल्ला लगता है दयानंद नगर। मैं तहसील की बात कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 2018 की रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अचानक से जा रहा था और जाते जाते उसे एक और व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही वो मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ लगाता है तो उसके सर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वो सिसकारियां भर रहा था। उस लड़के ने, जो राहगीर था, उसने तुरंत ही कंट्रोल रूम पर 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस से मदद मांगी। ये कहा कि एक व्यक्ति सिसकियां भर रहा है, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको गोली मारी है। जैसे ही सूचना मिलती है, नगर कोतवाली पुलिस के प्रभारी अवनीश गौतम, एसआई सत्यनारायण भैया और महिला एसआई निर्मल अपनी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचते हैं। जब तक पुलिस मौके पर आई थी तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। कि उस व्यक्ति की जेब में जो पर्स और जरूरी कागजात रखे थे, उसके आधार पर पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम राकेश रुहेला है, जिसका घर यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर है। जैसे ही घर वालों को सूचना दी जाती है तो घर से दौड़ते हुए पत्नी, बेटा और बेटी रोते हुए चले आते हैं। जब वे दौड़ते हुए रोते हुए आते हैं तो उनकी हालत खराब थी। एक ही सवाल था कि मेरे पति को किसने मारा। कोई कह रहा था कि मेरे पिता को किसने मारा। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती इससे पहले ही मोहल्ले के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा इस कदर होता है कि पुलिस को डेड बॉडी, मृत शरीर उठाने से भी कहीं न कहीं इनकार करने लगे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए उस शव को कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले की जांच जब कोतवाली प्रभारी कर रहे थे तो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस व्यक्ति का काम क्या था, यह रात में यहाँ क्या कर रहा था। तो पता चलता है कि दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, उसी के लैब टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में काम करता था और रोज सुबह घर से सुबह 7 बजे निकलता था, रात को लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक अपने घर आ जाया करता था। यह अचानक से गायब होना, उसका और उसके गोली लगना, ये बड़ी परेशानी वाली बात थी। पुलिस अब जांच कर रही है, उधर लोग हंगामा शुरू कर रहे हैं। दिन निकलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि बहुत ही नजदीक से किसान को गोली मारी गई है। गोली मारने वाला कौन है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस कोशिश कर रही थी तो पता चलता है कि ये व्यक्ति कमेटी डाला करता था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग कमेटी डालकर अपना काम निकालते हैं। 10-20 लोगों का ग्रुप बनाते हैं। वे लोग हर महीने पैसे देते हैं। जिसको ज्यादा जरूरत होती है वो कमेटी से पैसे उठा लेता है और बाकी हर महीने मैनेजर का नंबर आता है, उसे सबसे पैसे मिलकर चले जाते हैं। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि 20 लोगों की कमेटी डली हुई थी। उसी को एक खुद हैंडल कर रहा था और हैंडल करते करते हो सकता है कि यहाँ से किसी से कोई दुश्मनी हो या कोई बात हुई हो। पुलिस ने उन 20 लोगों की जांच पड़ताल करनी शुरू की है तो यहाँ से कोई सुराग निकलकर सामने नहीं आया। पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही थी। जब पुलिस ने इसके घटनास्थल पर जाकर के भी सबसे पहले पुलिस और वो व्यक्ति पहुंचा था जिसने फोन किया था, लेकिन उस व्यक्ति मतलब मरने वाले राकेश रुहेला को छुआ तक नहीं था। और उसकी जेब में जब उन्होंने सर्च अभियान चलाया तो पता चलता है कि मोबाइल भी है, उसका पर्स रखा हुआ है, जरूरी कागजात रखे हुए हैं, गले में जो ज्वेलरी पहनी हुई है या हाथ में जो अंगूठी पहनी हुई है वो सब कुछ वैसे की वैसी है। इससे पता चलता है कि मामला लूट का नहीं है और दुश्मनी का एंगल भी कहीं न कहीं नजर नहीं आ रहा था।
पुलिस के लिए ये बड़ी चिंता का विषय बन गया था और दिन निकलने के बाद फिर लोगों ने इस कदर हंगामा शुरू कर दिया, शहर में जगह जगह जाम लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे करके वक्त ऐसे गुजरने लगता है। 7 तारीख की घटना थी, 12 अप्रैल आ जाता है, लेकिन इस घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलता है कि इस घटना को किसने अंजाम दिया है, क्यों अंजाम दिया। जब व्यापारियों ने, लोगों ने, समाजसेवियों ने जब ज़्यादा हंगामा धरना प्रदर्शन किया है तो अवनीश गौतम जो थाना प्रभारी थे उनका अचानक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनके स्थान पर जितेंद्र यादव को इंस्पेक्टर का चार्ज दिया जाता है। अब इंस्पेक्टर साहब अपनी जांच कर रहे थे, जो भी पूरे इलाके के सीसीटीवी कैमरे, ये सब परिवार के एक सदस्य के मोबाइल की सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड, ये सब एनालिसिस, जो नंबर लगाए गए थे, हर एक पहलू को बारीकी से पहले से खंगाला जा रहा था। लेकिन पुलिस को लोग इतना मौका नहीं दे रहे थे जिससे कि पुलिस अपनी जांच अंतिम छोर तक लेकर आती। उससे पहले ही इंस्पेक्टर साहब का ट्रांसफ़र होने के बाद जितेंद्र यादव अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं और सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से कहाँ तक जाता है। जहाँ तक जाता है पुलिस ने पीछा किया और जानने की कोशिश की कि कौन सी ट्रेन से जाता है, किस स्टेशन पर रहता है, किस वक्त जाता है, किस वक्त आता है, वहाँ उसकी कोई दुश्मन तो नहीं है। दिल्ली तक मामले की जांच की गई, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। एक बार फिर से वही स्पीड कैमरों की फुटेज इकट्ठा की गई थी, लगभग 1 सप्ताह की। इधर से तो वहीं सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जितेंद्र यादव बड़े इत्मीनान के साथ देख रहे थे। देखते ही देखते पता चलता है कि जब रेलवे स्टेशन से और इसके घर की, यानी कि दयानंद नगर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। 1.5 किलोमीटर का सफ़र हमेशा पैदल तय किया करता था। वहां से घर तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे पड़ते हैं, सभी कैमरों को बारी बारी से खंगाला जाता है। तब पता चलता है कि एक बाइक पर 2 लड़के जो कि दूर खड़े हुए हैं। वे 2 लड़के कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जब इसका पता लगाने की कोशिश की गई कि 1 मिनट के लिए लड़के दिखते हैं और 1 मिनट के लिए उस कैमरे से राकेश रूहेला भी गायब हो जाता है। पुलिस अब यहाँ उसी रात में 7 अप्रैल की रात की पड़ताल करने की कोशिश करती है तो पता चलता है वहीं पास में एक किराना स्टोर है और किराना स्टोर पर बात फट जाती है, यानी कि जानकारी मिल जाती है। वहां जाकर किराना स्टोर वाले से पूछा जाता है कि क्या आपके पास ये आकर्षक महिला किसी काम के लिए आई थी, तो वह बताता है कि साहब हाँ, कुछ सामान खरीदने आई थी। और उसी बीच में जो बाइक पर बैठे 2 लड़के थे उनका फोटोग्राफ दिखाया जाता है कि ये कौन है, क्या तुम इन्हें जानते हो। तब किराना स्टोर वाला कहता है कि पीछे बैठा हुआ लड़का दरअसल विशाल है और विशाल कोई और नहीं बल्कि राकेश रूहेला का बेटा है। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस सन्न रह जाती है, हैरान रह जाती है कि आखिरकार उसका बेटा यहाँ क्या कर रहा था। पुलिस ने तुरंत ही माँ से सूचना मिलते ही घर पहुँचती है और विशाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद उसे कोतवाली लाया जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम उस रात उस घटना स्थल पर क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि साहब मुझे तो मम्मी ने दूध लेने के लिए भेजा था, मैं तो सिर्फ दूध लेने के लिए गया था, लेकिन अचानक ही मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी वहाँ पर हैं। लेकिन हाँ, जो बाइक पर आगे बैठा हुआ है वो मेरी बहन का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम समीर है। समीर मेरे साथ ज़रूर था। फिर पुलिस ने समीर को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो समीर के साथ एक लड़का और था। न कुल मिलाकर ये 3 लड़के थे यहाँ, एक जिसका नाम विशाल है जो कि राकेश रूहेला का बेटा है, एक लड़का समीर जो कि उसकी बहन काव्या का बॉयफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो लड़का जो कि समीर का सगा चचेरा भाई साधु भी मौजूद था। पुलिस ने इन तीनों को हिरासत में लिया। पहले विशाल से पूछताछ की, उसको छोड़ दिया। अब हिरासत में 2 लोग थे, प्रवीण और दूसरा समीर। प्रवीण से बातचीत की जाती है तो उस समय जब चुप्पी टूटती है तो सुनकर लोग ताज्जुब कर रहे थे, हैरान थे, परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हो गया। दरअसल प्रवीण से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहता है साहब हमने कोई मर्डर नहीं किया है, हमने किसी को नहीं मारा है, बल्कि जो मारने वाले थे वो किराए के या भाड़े के शूटर थे, उन्होंने मारा है। लेकिन मारने की क्या वजह है इसके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो वो बताता है कि जो उनकी बेटी काव्या है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में उसकी क्लासमेट है, जो कि उसे बेइंतहा प्यार करती है, उसी के कहने पर ही भाड़े के लोगों ने ये हत्या की है। हत्या क्यों की है? जब काव्या को हिरासत में लेती है तो काव्या भी तोते की तरह एक बात बताने से पहले, हालांकि उसकी पहले पिटाई, ये कह सकते हैं कि सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो कहीं न कहीं सच बोलती है, जो सच सुनकर लोग हैरान थे।
वाकई वो बताती है कि साहब, मैं समीर को बेइंतहा प्यार करती हूँ और समीर और हम लोग कभी कभार कॉलेज के बाद किसी रेस्टोरेंट में मिल जाया करते थे। अचानक एक दिन उसके पापा की नज़र उस पर पड़ जाती है, तब शायद किसी होटल से बाहर निकल रहे थे। जब वे बाहर निकल रहे थे तो उसके पापा गुस्सा होते हैं और उस लड़की को अपने पास बुलाते हैं और लड़के को एक के बाद एक कई थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद अगर तुम मेरी बेटी के इर्द गिर्द या आसपास भी दिखाई दिए तो तुम्हें बहुत मारा जाएगा, तुम्हें बहुत पीटा जाएगा। जब यह बात लड़का सुनकर डरकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद वो 20 दिनों तक दिखाई नहीं देता। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राकेश रूहेला अपने काम पर जो जा रहे थे, उस दिन उनकी ट्रेन छूट गई थी और ट्रेन जब छूटी तो वो काफ़ी परेशान थे, इसलिए अपने घर वापस आ जाते हैं। घंटे 2 घंटे के बाद जब घर आकर देखते हैं तो वो लड़का समीर घर से निकल रहा है। घर पर कोई नहीं था, घर पर सिर्फ उसकी पत्नी कृष्णा मौजूद थी। कृष्णा को देखकर वो ताज्जुब कर रहा था कि ये लड़का मेरी बेटी से भी मिलता है और ये लड़का मेरी पत्नी से भी मिलता है। आखिरकार क्या वजह है? तब वो अनायास ही बोल देता है कि तुम्हारा इस लड़के से अफेयर चल रहा है, मैं पूरी बात जानता हूँ। जब कृष्णा को ये बात पता चलती है तो कृष्णा सहम जाती है। वो हैरान थी कि आखिरकार हम तो बड़ी सावधानी से एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे थे, आखिरकार ये कैसे पता चल गया? यहाँ पर उस दिन कृष्णा के साथ उसका पति राकेश बहुत ज्यादा मारपीट करता है। जब मारपीट करता है तब कहीं जाकर उसके मन में कुछ न कुछ ऐसी गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं और काव्या किसी तरीके से बचाती है, क्योंकि काव्या नहीं जानती थी कि समीर मेरी माँ से मिलने के लिए आता है। क्योंकि कुछ टाइम के बाद समीर को उसने इसलिए क्योंकि लड़की का ब्याह मौके पर आ चुका था कि अब यहाँ से चला जाए, लेकिन इस बात का किसी से जिक्र नहीं करता, किसी को स्थिति बताता नहीं है। लेकिन आए दिन घर में किसी न किसी बात पर क्लेश रहने लगा और जब राकेश घर से निकलता था तब समीर या तो घर में होता था या फिर स्कूल के बाद किसी होटल में उसकी बेटी के साथ होता था। तो इसके बाद इन्होंने प्लान बनाया, खासकर काव्या ने कहा कि पिताजी, इस तरह से अगर हमें रोक टोक ही करते रहेंगे तो शायद हम कभी मिल नहीं पाएंगे और हम जो भी करते हैं, क्योंकि उनके जो प्यार की सीमा थी वो लिमिट क्रॉस कर चुकी थी। उनके अनैतिक संबंध जो आपस में बीच में कभी कभार बनते थे, कभी होटल में तो कभी कहीं, तो इस तरह से उस लड़की को लगता था कि मेरे पिताजी बार बार रोक टोक करते हैं, इनका कुछ न कुछ काम तमाम कर देना चाहिए। और इस बात की जिम्मेदारी समीर को दी गई थी। समीर ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैंने ये अभी काम किया ही नहीं है, ना ही मेरे किसी घरवाले ने ये काम किए हैं। लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इस तरह के लोगों का काम तमाम करते हैं। तब वह 2 लड़के लेकर आता है, समीर और प्रवीण से बातचीत करता है। जब यह बातचीत कर रहे थे, काव्या और समीर और साथ में 2 लड़के घर में मीटिंग कर रहे थे, तब कृष्णा भी अचानक आ जाती है और कृष्णा को पता चलता है कि उसकी बेटी का उसी लड़के से अफेयर है और उसकी बेटी काव्या को पता चलता है कि उसकी माँ का समीर से अफेयर है। तब सामूहिक रूप से हत्या का प्लान बनाते हैं और भाड़े के इन लोगों से बात करते हैं। भाड़े के लोग 5 लाख रुपए की रकम कहते हैं कि उन्हें कुछ हथियार भी खरीदने हैं, इसलिए उन्हें 5 लाख रुपए चाहिए। लेकिन जब बात 5 लाख रुपए की आती है तो काव्या कहती है कि तुमने जो रकम मांगी है वो बहुत ज्यादा रकम है, इसलिए ये सही नहीं है। तो वे बात करते हैं कि उन्हें कुछ हथियार भी खरीदने होते हैं। जब बात हथियार खरीदने की आती है तो काव्या अपने घर के अंदर जाती है, वहां से एक रिवाल्वर और कुछ गोलियां निकालकर उन लोगों को देती है और कहती है कि तुम इससे काम करके वापस हमें दे देना, यानी कि अपने घर के हथियारों की बात करती है। फिर बात इधर उधर की होती है, 4 लाख में सौदा मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 2 लाख रुपए आपको एडवांस दिए जाएंगे। आखिरकार तैयार हो जाते हैं और 7 अप्रैल 2018 का दिन चुना जाता है। जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से घर आ रहा था, लगभग रात के 9:30 बजते हैं। और क्योंकि इस लड़के समीर को और साधो को इसलिए साथ रखा गया था क्योंकि वो इशारा करने के लिए कि हाँ, जिसकी हत्या करनी है, जिसका कत्ल करना है, यही वो राकेश है, इसका इशारा करना था। लेकिन अचानक से वहां विशाल आ जाता है, जो कि दूध लेने जाता है। विशाल को कुछ नहीं पता था कि उसके पिता का मर्डर होने वाला है। तुरंत साधो उसको बहुत करीब से उसी कनपटी से सटाकर गोली मार देता है और वो मर जाता है। पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। इसमें कृष्णा, काव्या, समीर, साधो, ये चारों लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। साथ ही शूटर थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस इस घटनाक्रम का खुलासा करती है। तो ये पता चलता है कि एक दिन कृष्णा यानी कि उसकी पत्नी राकेश रूहेला की और साथ में समीर दोनों के संबंध में एक घर में मौजूद थे। अचानक से विशाल अपने स्कूल से वापस लौटकर घर जाता है
तो अपनी माँ को अपने उस बहन के प्रेमी के साथ कुछ अलग स्थिति में देखता है तो उसकी माँ और वो सब हैरान थे। वो कहता है कि माँ, तुम इनके साथ क्या कर रही थी? तो अपनी माँ अपने बेटे को उसकी माँ कृष्णा डांटते हुए कहती है कि तुम्हें शक करने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारी बहन का दोस्त है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। ये यहाँ से कुछ किताबें, कुछ जरूरी नोट्स लेने के लिए आया था, इसलिए कोई शक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने यह बात कभी भी अपने पिताजी से नहीं बताई। बाद में रोता रोता लड़का विशाल कहता है कि काश ये बात मैंने पापा को बताई होती तो शायद हम कोई अच्छा कदम उठाते, शायद हम इस घटना से बच जाते। फिलहाल ये सब लोग जेल में हैं। शुरुआती दौर में बालिग और नाबालिग को लेकर विवाद छिड़ा रहा, लेकिन पुलिस ने दावा किया है कि सभी आरोपी बालिग हैं। सभी के खिलाफ जो भी कानूनी सजा बनती है उसकी तैयारी चल रही है। अभी मामला कोर्ट में ट्रायल पर है और अभी इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं आया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को समझने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं। जो कुछ भी है, जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यहाँ पर राकेश रूहेला को ऐसा कदम उठाना चाहिए था, पुलिस का सहारा लेना चाहिए था कि समीर इस तरह का जो कि घिनौना अपराध उसने किया है, जो माँ और बेटी दोनों के साथ साथ इसकी हत्या कराने का, तो कम से कम ये सब नहीं होता। या फिर अपने परिवार से, रिश्तेदार से या किसी आसपास के लोगों से सलाह मशवरा लेना चाहिए था, लेकिन वो उस बात को अंदर ही अंदर पाले रहा था, जो कि दोनों उसने अपनी आंखों से देखी थी, बेटी को होटल से निकलते हुए और अपनी पत्नी के घर से निकलते हुए उस लड़के को। दोस्तों, ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, यदि ऐसी कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें।